हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट का जो हम कमर्शियल पॉलिसी पढ़ रहे हैं, व्यापारिक नीति, उसमें दो तरह की पॉलिसीज़ को डिस्कस करने की बात की जा रही है। पहले हमने की थी फ्री ट्रेड पॉलिसी, मुक्त व्यापार व्यवस्था या नीति, और दूसरी है संरक्षण नीति। फ्री ट्रेड पॉलिसी को आपने समझ लिया था कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीति बनाई जाती है जिसमें आयात और निर्यात पर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं होते। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द कंट्रीज। वो बिल्कुल फ्री ट्रेड होता है और स्वतंत्र व्यापार नीति के अंतर्गत कहा जाता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन पॉलिसी, संरक्षण नीति। प्रोटेक्शन, संरक्षण नाम से ही स्पष्ट होता है, जिसमें किसी तरह का आश्रय दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, और उसका उद्देश्य उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा अपने उद्योगों को प्रोटेक्ट करने के संबंध में होता है। उसको हम संरक्षण नीति कहते हैं। जैसा कि आप मीनिंग भी देख रहे हैं, संरक्षण नीति से आशय सरकार की उस नीति से है जिसके अंतर्गत विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को बचाए रखने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसका आशय क्या हुआ कि स्वतंत्र नीति में जहाँ बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग होती है, फ्री फॉरेन ट्रेड होता है, मुक्त व्यापार व्यवस्था होती है, उसके ठीक विपरीत संरक्षण नीति होती है, जिसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि वह अपने आंतरिक उद्योगों को, जो घरेलू उद्योग हैं जिनको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है, उन उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से, विदेशी प्रतिस्पर्धा से, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए वह आयातों पर प्रतिबंध लगा देती है। और ये आयात पर प्रतिबंध सीमा शुल्क, जिसको इंग्लिश में टैरिफ कहते हैं, आयात कोटा, इंपोर्ट कोटा कहते हैं, और प्रतिबंध इत्यादि कई तरह की विधियां हैं जिनके द्वारा ये प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है संरक्षण नीति का कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयातों पर कुछ इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएं जिससे कि वो वस्तुएं उस देश में अधिक मात्रा में नहीं आए, और जब नहीं आएंगी तो आंतरिक बाजार में घरेलू उद्योगों के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड मटेरियल होगा उसको बेचने में सुविधा होगी और कंपटीशन भी कम होगा। और ये विशेषकर संरक्षण की नीति उन दो देशों के बीच में है जिनके बीच में व्यापार हो रहा है, लेकिन एक कंट्री डेवलप्ड स्टेज में है और दूसरी अंडर डेवलप्ड स्टेज में है। तो डेवलप्ड स्टेज वाली यानी विकसित जो देश है, विकसित देशों के लिए तो अपने उद्योगों को सुरक्षित रखना, संरक्षित करना उतना जरूरी नहीं होता क्योंकि दे आर डेवलप्ड कंट्री या इकोनॉमी। बट इन केस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो विकासशील देश हैं, अर्धविकसित देश हैं, या जिनमें अभी विकास की प्रक्रिया बहुत कम चल रही है, उनकी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम है, उन देशों को या उन इकोनॉमीज़ को अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बचाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने ज़रूरी होते हैं। और वो रेस्ट्रिक्शन लगाने का मेन पर्पज़ ही अपने इंटरनल मार्केट को या इंटरनल कमोडिटीज़ के ट्रेड को और उद्योगों को बचाने का होता है। और ये प्रतियोगिता तब तक उनके समक्ष नहीं रखी जाती या उनको कम्पीट तब तक नहीं करने दिया जाता जब तक कि वो उद्योग पूरी तरीके से परिपक्व या मैच्योर, या ये कह दीजिए कि पूरी तरीके से मतलब उत्पादन करने में सफल नहीं हो जाते। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य देश में उद्योगों की स्थापना करना तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा से उनका बचाव करना होता है, जो मीनिंग में भी स्पष्ट है और उद्देश्य के रूप में भी आप स्पेशली उसको देख रहे हैं। उद्योगों की स्थापना करना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, भारत का एग्जाम्पल ही लें कि इंडिपेंडेंस के बाद मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण जो शुरू हुआ वो 1956 में शुरू हुआ। उस समय हमने विदेशों से पूंजी, तकनीक, श्रम सभी का आयात किया
फॉरेन कोलैबोरेशंस हमने किए, अनेक विकसित राष्ट्रों के साथ हमने समझौते करके अपने देश में उद्योगों की स्थापना की। उस समय वो स्थापना करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि देश में उद्योग धंधे नहीं थे। लेकिन उस स्थापना के बाद इस्टेब्लिशमेंट से लेकर जो प्रोडक्शन की स्टेज होती है, जब तक कि वो अपनी लागतों को बहुत सामान्य स्तर पर नहीं ला पाती, जब तक कि वो कॉम्पिटिटिवनेस उनमें डेवलप नहीं हो जाती, तब तक उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जाना ज़रूरी होता है। तो देश ने हमारे ऐसे ही किया कि हमने अपने उद्योगों को बचाने के लिए आयातों पर शुल्क लगा दिए, आयातों के मैक्सिमम लिमिट्स तय कर दी, कई तरह के और प्रतिबंध लगा दिए, अपने उद्योगों को कई तरीके की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी, और उनका सभी का एक जो कंक्लूडिंग इफेक्ट आना चाहिए था वह आया। हमने अपने उद्योगों को बचाकर उनको विकसित होने तक की स्टेज में सपोर्ट किया। तो यही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब हमने जैसे फ्री ट्रेड पॉलिसी के फेवर के आर्ग्यूमेंट्स और डिसएडवांटेज देखे थे, ठीक उसी तरीके से संरक्षण नीति को भी थोड़ा एनालाइज किया जाए कि अच्छी नीति किसको कहा जाए। इसका निर्णय करने के लिए हमें पहले संरक्षण नीति के लाभ या पक्ष में तर्क की बात करते हैं। पहला जो तर्क या लॉजिक या आर्ग्यूमेंट दिया जाता है दैट इज शिशु उद्योग तर्क, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। इन्फेंट इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जैसे शिशु के नाम से ही स्पष्ट है, जो बिल्कुल ही अभी जस्ट टू स्टार्ट है, अभी अपनी प्रोग्रेसिव स्टेज में नहीं आई है, अभी उसको किसी भी तरीके के खतरे से बचाया जाना जरूरी है। और ऐसे उद्योगों को यदि शुरू में ही हम विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता से नहीं बचाते हैं तो वो उद्योग प्रारंभ में ही मृत हो जाता है या डेड हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो शिशु उद्योग तर्क संरक्षण नीति का एक सबसे मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही पुराना और बड़ा ही इम्पोर्टेंट तर्क रहा है। और इस तर्क के आधार पर संरक्षण की नीति को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। वर्ल्ड कंट्रीज में इस इन्फेंट इंडस्ट्री के तर्क को माना गया। और इसके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन भी कही जाती है कि नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड, गाइड द बॉय एंड फ्री द अडल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कि कोई छोटा बच्चा है उसकी नर्सिंग जरूरी है, उसकी पूरी देखभाल जरूरी है। यदि उसको किसी भी प्रकार का खतरा है तो उसके लिए संरक्षण जरूरी होता है। उसके बाद में है प्रोटेक्ट द चाइल्ड। जब वो चलना फिरना शुरू करता है तो हम उसको फिर भी बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उसकी स्टेज और उसकी एज के हिसाब से ज़रूरी है। थर्ड जो आपने देखा, गाइड द बॉय, क्योंकि अडल्ट एज में आने से पहले की जो एज है वो बहुत सेंसिटिव एज है और उसमें उसको प्रॉपर मार्गदर्शन, गाइडेंस मिलना ज़रूरी होती है कि किस तरह से उद्योग को चलाया जाए, किस तरह से वो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, कॉस्ट को रिड्यूस करे। इन सभी पर उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। और जब वो बिल्कुल डेवलप्ड स्टेज में आ जाता है, अडल्ट एज जिसको डिनोमिनेट किया गया है, उस आधार पर उसको फ्री कर दिया जाता है कि अब नाउ यू आर रेडी फॉर कंपटीशन इन द मार्केट। तो इस आधार पर संरक्षण की नीति को बहुत ही एडवांटेजियस माना जाता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब रोजगार के अवसर में कब वृद्धि होगी? जब संरक्षण की नीति अपनाई जाएगी, देश में उद्योग धंधे नए तरीके से लगाए जा रहे हैं, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा और इन सभी इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल क्लियर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। राशिपातन तर्क, डंपिंग आर्ग्यूमेंट। डंपिंग का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था स्वतंत्र व्यापार नीति में कि जब कोई देश अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में लागत से भी कम दर पर निर्यात करता है या बेचता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो डंपिंग होती है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पूरे मार्केट को ग्रैब करना, बाजार पर अपना आधिपत्य जमा देना। और ये
व्यावसायिक दृष्टि से तो ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है इस विधि को, लेकिन इसको यदि एथिकली देखा जाए, नैतिक दृष्टि से देखा जाए, तो यह विकसित राष्ट्रों के लिए एक नीति होती है अविकसित या डेवलपिंग कंट्रीज को पर अधिकार जमाने के लिए। तो राशि पातन वाली जिन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए संरक्षण जरूरी हो जाता है। उद्योगों का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। विविधीकरण का मतलब आप जानते ही हैं कि सभी प्रकार के उद्योगों को विकसित करने का तरीका है देश में कुछ आयातों पर प्रतिबंध लगे तो अपने आप ही उन वस्तुओं के उत्पादन करने वाले उद्योगों की स्थापना की जाती है। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो ये दो खाते हैं विदेशी व्यापार में बनाए जाते हैं, इन दोनों ही खातों में एक साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम लाने के लिए ज़रूरी होता है कि उस कंट्री का इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। और ऐसा संरक्षण की नीति का परिणाम के रूप में या एक रिजल्ट के रूप में हम देखते हैं कि जैसे ही संरक्षण किया जाता है, टैरिफ लगाए जाते हैं, इंपोर्ट रिड्यूस होते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ने लगते हैं, तो उससे ये दोनों ही इक्विलिब्रियम पर रहते हैं। राष्ट्रीय साधनों का संरक्षण, नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज की बात हम करें तो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन सभी प्रकार के साधनों को हम बहुत ही नीतिगत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके हम अपने उद्योगों की स्थापना में यदि हम लगाते हैं तो वो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। उससे उनको विकसित करने का एक की अपॉर्चुनिटी मिलती है। व्यापार शर्तों का तर्क, आर्ग्यूमेंट अबाउट ट्रेड कंडीशंस। व्यापार शर्तें क्या होती हैं? ये वो होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों देश एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करते हैं तो कुछ कंडीशंस को भी इम्पोज करते हैं, यानी शर्तें लगाते हैं। ये शर्तें तब अनुकूल हो जाती हैं जबकि हम अपने आयातों को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा आयात कम होता है, निर्यात अधिक होते हैं, तो व्यापार शर्तें पॉजिटिव या फेवरेबल होने लगती हैं। लास्ट पॉइंट है आत्मनिर्भरता तर्क, सेल्फ रिलायंस, जो आजकल हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मिशन है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, और आत्मनिर्भरता के स्टेप्स भी शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारे रक्षा सामग्री जो लगभग 108 के करीब है उसका इंपोर्ट बंद कर दिया गया। अब हमारे देश में उन वस्तुओं का उत्पादन होगा। इसी तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को भी बैन किया जा रहा है, जिससे हम उन वस्तुओं के उत्पादन को करके अपने ही देश में उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करके हम आत्मनिर्भर बन सकें और विदेशी मुद्रा को बचा सकें। तो ये आत्मनिर्भरता का तर्क आज की कंडीशन में जो कोरोना काल चल रहा है ये और भी ज़्यादा कहना चाहिए कंटेम्प्रेरी हो जाता है, और कंटेम्प्रेरी होने के कारण इस तर्क के आधार पर संरक्षण की नीति को और अधिक सपोर्ट मिलता है। अब आइए हम इसके दूसरे एस्पेक्ट पर, जो डिसएडवांटेजेस हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, यानी संरक्षण के विपक्ष में तर्क या हानियां, दोष, वट एवर यू कैन से इट। अब इनको हम देखते हैं कि जहाँ संरक्षण के कई सारे फायदे उस देश के विकास के लिए हैं, और विशेषकर यदि ये सारी बातें हम करें तो वो विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, उसको अभी अपने सभी प्रकार के उद्योग धंधे इस्टेब्लिश करने हैं, डेवलप करने हैं, उनकी ग्रोथ करनी है, तो उनके लिए ये प्रोटेक्शन पॉलिसी सबसे ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है। लेकिन इसके विपक्ष में तर्क की बात हम करते हैं तो नंबर 1 है उद्योगों में शिथिलता। एक अलग तरह का उनमें लेजीनेस रहती है, एक अलग तरह का डलनेस आ जाती है इंडस्ट्रीज में। क्यों आ जाती है? जितना अधिक प्रोटेक्शन पॉलिसी लगाई जाती है, उद्योगों को शिशुओं की तरह या बच्चों की तरह, इन्फेंट्स की तरह
यदि हम संभालते रहते हैं तो एक लंबे टाइम बाद इंडस्ट्री पूरी तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड होने लगती है, सेल्फ ग्रोइंग कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाती। संतुलित औद्योगिक विकास में बाधा, ऑब्स्टेकल इन बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पर हम संरक्षण दे रहे हैं वो उद्योग तो डेवलप करने लगते हैं, लेकिन जो उद्योग प्रोटेक्शन पॉलिसी की पेरिफेरी में नहीं आते उनका विकास नहीं हो पाता और उस देश में या उस इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बैलेंस्ड ग्रोथ देखने में नहीं आता। तो इसलिए संरक्षण की नीति को सामान्य तौर पर गवर्नमेंट्स के द्वारा लगभग सभी उद्योगों पर लगाया जाता है, जिससे उन उद्योगों की वस्तुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके। एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है, यानी मोनोपोली होने लगती है। उसी देश की अन्य उद्योग जिनको संरक्षण नहीं मिल रहा उन्हें तो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और जिनको संरक्षण मिल गया वो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में आने में दूर नहीं रहती, या यूँ कह दीजिए कि ये बाजार की वो स्थिति उत्पन्न होने लगती है जिसमें वो लागत और क्वालिटी दोनों में अपना आधिपत्य या डोमिनेंस रखने लगते हैं। संरक्षण हटाने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन। एक बार किसी उद्योग को आपने प्रोटेक्ट कर लिया विदेशी वस्तुओं से या फॉरेन कंपटीशन से, तो फिर उन वस्तुओं पर के उत्पादन से या उन उद्योगों से संरक्षण को हटाने में नॉर्मली डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि कई सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे सरकार के होते हैं संरक्षण के कि उन उद्योगों के द्वारा फिर उस पॉलिसी को कंटिन्यू किए जाने के कई तरीके अपना लिए जाते हैं। यानी एक तरीके से इसका एक ड्रॉबैक सामने आता है कि संरक्षण हटाना बहुत आसान नहीं हो पाता। भारत में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखने में आते हैं कि जिन उद्योगों को लगातार सरकार संरक्षित करती रही है, जैसे एग्रीकल्चर का ही हम एग्जाम्पल लें तो एग्रीकल्चर कभी भी सेल्फ रिलायंट स्टेज में नहीं आ पाया, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती रही है। सरकारी राजस्व में कमी, डिक्लाइन इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकारी राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? आयात शुल्क से, जिनको टैरिफ कहते हैं अंग्रेजी में। आयातों पर लगाए जाने वाले शुल्क के द्वारा सरकार अपनी राजस्व बढ़ाती है, राजस्व मिलता है, क्योंकि जैसे ही वस्तुएं इंपोर्ट होती हैं तो उन पर हैवी टैक्सेस जो लगाए गए हैं, जो टैक्स लगाए जाते हैं, प्रशुल्क लगाए जाते हैं, उससे सरकार की राजस्व में एक तरफ वृद्धि होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने आयातों की मात्रा को कम होते हुए देखते हैं या कम हो जाती हैं, तो उस वॉल्यूम के हिसाब से राजस्व में भी भारी कमी आने लगती है। तो ये दोनों ही तरह की चीज़ें हैं। जहाँ इसका पक्ष में तर्क है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर है, तो वो भी इसी आधार पर कहता है कि टैरिफ्स के थ्रू गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है। लेकिन जब इंपोर्ट ही रिड्यूस होने लगता है क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस खत्म होती है, तो ऐसे टाइम पर राजस्व में कमी आने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं मतभेद, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये सहयोग की जगह असहयोग है, इसको इस तरह से पढ़ा जाए, नॉन कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय असहयोग एवं मतभेद का मतलब क्या हुआ कि जिन राष्ट्रों ने अपने देश में संरक्षण की नीतियां अपना रखी हैं, दूसरे देश जो उनसे ट्रेड करना चाहते हैं, धीरे धीरे उनके बीच में ट्रेड रिलेशंस ही नहीं खत्म होते, बल्कि पॉलिटिकल रिलेशंस या फ्रेंडली रिलेशंस जो भी होते हैं वो भी खत्म होने लगते हैं, और उस देश को इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक नहीं माना जाता। हालांकि आज की कंडीशन देख लीजिए आप, चाइना को पूरे वर्ल्ड ने एक तरफ कर दिया क्योंकि कोरोना का एक बड़ी वजह माना जाता रहा है। इसलिए उस देश से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर लगभग सभी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका हो या हमारा भारत जैसा विकासशील राष्ट्र हो। तो ऐसे में वो मतभेद अब हम सीमा पर देख रहे हैं कि आए दिन चाइना की द्वारा घुसपैठ की जाती है,
कई तरह के मतलब अंडरलाइन प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं और उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कहीं ये संरक्षण के बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स भी माने जाते हैं। लास्ट पॉइंट कहा जाना चाहिए विदेशी व्यापार में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन फॉरेन ट्रेड, या यूं कह दीजिए कि रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार में संकुचन कह दीजिए, कमी कह दीजिए, गिरावट कह दीजिए, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। जितना संरक्षण जितने लंबे समय तक चलेगा, प्रोटेक्शन पॉलिसी को यदि सरकार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के रूप में अडॉप्ट करती है तो उससे फॉरेन ट्रेड पर बहुत गलत असर पड़ता है, क्योंकि आप किसी देश के निर्यातों पर यदि प्रतिबंध लगा रहे हो आयातों के माध्यम से, तो उस देश का विदेशी व्यापार उससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है। वॉल्यूम पर प्रभाव पड़ता है, मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, और वर्ल्ड में उस कंट्री के लिए ये कहा जाता है कि वह देश प्रतिबंध लगाकर विदेशी वस्तुओं के आयात को रोक रहा है, और इस तरह से उसको एक अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता, और ये माना जाता है कि एक लॉन्ग टर्म के बाद में, एक लंबे समय के बाद में विदेशी व्यापार में कमी आने लगती है। तो ये हैं संरक्षण का कॉन्सेप्ट भी है, उसके लाभ और हानियां दोनों ही देखी हैं। आज बच्चों मैंने आपके लिए हिंदी में ये बनाया है। फिर भी आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ट्रांसलेशन मैं हैंड टू हैंड कर भी रही हूँ, तो आप उसको भी नोट करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट की जो बात हम कंक्लूजन में हम कहें कि हमने मुक्त व्यापार व्यवस्था भी पढ़ ली और हमने प्रोटेक्शन पॉलिसी भी पढ़ ली। अब इन दोनों के डिस्कशन के एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि विच इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर द कंट्री। अब इसको श्रेष्ठ किसको माना जाए, इस पर सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी इकोनॉमी की विकास की स्थिति कैसी है, डेवलपिंग स्टेज कौन सी है। यदि वो विकसित देश है तो वो फ्री ट्रेड कर सकता है, लेकिन विकासशील राष्ट्र जहाँ पर होगा, भारत ने अपने मैक्सिमम इंडस्ट्रीज पर प्रोटेक्शन लगा रखा है। उस प्रोटेक्शन का कारण क्या है? क्योंकि हमें अभी अपनी ग्रोथ रेट को डबल फिगर में ले जाना है, विकास करना है। उन उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए हमें अभी प्रोटेक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट किए रखना है। तो पहला तो श्रेष्ठ मानने का कारण, श्रेष्ठ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक बेटर मानने का कारण क्या है, किसी भी देश की विकास की स्थिति कैसी है। दूसरी तरफ एक आइडियल पॉलिसी का यदि हम कहें कि साहब एक आदर्श नीति किसको कहा जाए, तो स्वतंत्र नीति को ही कहा जाता है। और उसका परिणाम आप देखिए, वर्ल्ड में सभी कंट्रीज ने अपने ग्रुप बना लिए हैं जिनको हम रीजनल एसोसिएशंस कहते हैं, क्षेत्रीय निगम कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं। उनमें देशों ने अपने अपने ग्रुप बना के गुट बना लिए, और उन ग्रुप्स में वो बिल्कुल फ्री ट्रेड करते हैं। जैसे यूरोपियन कॉमन मार्केट, यूरोप के सभी देश आपस में मिलकर जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ टैरिफ करते हैं, उन पर किसी तरह के शुल्क नहीं लगाए जाते। तो उससे उनका इंटरनेशनल ट्रेड में या पूरे वैश्विक बाजार में, वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड में उनका शेयर बहुत अच्छा है। दे आर वेरी फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज। दूसरी तरफ हम विकासशील राष्ट्रों जैसे G7, G20 जो विकासशील राष्ट्र हैं, सार्क कंट्रीज हैं, ग्रुप हैं, इन सभी कंट्रीज़ के बारे में यदि हम बात करें जो विकासशील देश हैं, वो कुछ स्वतंत्र नीति और कुछ संरक्षण की नीति दोनों का एक मिक्स मतलब पॉलिसी के रूप में उसको अपना रहे हैं। कुछ उद्योगों को उन्होंने कॉम्पीट करने के लिए फ्री छोड़ा है, और कुछ इंडस्ट्रीज़ को वो मानते हैं कि वो अभी कॉम्पिटिटिव स्टेज में नहीं आई हैं, डेवलप्ड स्टेज में नहीं आई हैं, तो उनको वो मतलब संरक्षण की नीति के अंतर्गत रखे हुए हैं। तो इस तरह से किसी भी एक नीति को सर्वश्रेष्ठ कहना या सुपीरियर कहना उतना आसान नहीं है। इसका सिर्फ यही कंक्लूजन दिया जा सकता है
कि विकसित देश और या विभिन्न देशों के आपसी ग्रुप जो बने हुए हैं उनके बीच में स्वतंत्र नीति अच्छी है, लेकिन यदि किसी इकोनॉमी को फास्ट ग्रोथ करनी है, उसे अपनी इंडस्ट्रीज़ को कुछ समय तक प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसके लिए संरक्षण की नीति है। तो हर कंट्री अपने देश में दोनों ही नीतियों को किसी न किसी रूप में अपनाता है। थैंक यू।